हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे सामान्य हिंदी को कवर कराई जाएगी आदित्य पब्लिकेशन से। और ये अपडेटेड किताब है 2023 की, यानी जितनी भी 2023 तक की परीक्षाएं हुई हैं सारे के प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। सारे प्रश्न उत्तर है इसमें, पूरे प्रश्न पत्र हैं। और साथ ही इसमें वीडियो की परीक्षा जो 2018 वाली हुई थी उसके क्वेश्चन हैं इसमें। और आदित्य पब्लिकेशन की क्या तारीफ़ की जाए, इसके मतलब क्या नीड है और ये आपको कहाँ तक हेल्प करेगा, इसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा फिलहाल, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ें को कंप्लीट करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। इसी समय में आपको वीडियो परीक्षा के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको कंप्लीट भी करना है सारी चीज़ों को, तीनों जो आपके 50-50-50 तीनों जो आने वाले हैं, और साथ ही उसको आपको रिविज़न भी करना है। तो हम फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अलग से आपको आदित्य पब्लिकेशन में क्या क्या है वो इस नए वाले में वो आपको बताई जाएगी। वैसे ये जो नई बुक है ना वो बहुत अच्छी है, यूपी के सारी परीक्षाओं के लिए तो है ही, साथ ही बिहार के वो अन्य सभी राज्य की परीक्षाएं जहाँ पे हिंदी पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी अच्छी किताब हर बार ही बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ग्राफ में इतना अच्छा बताया जाता है ना कि बहुत कम समय में आसानी से सभी को समझ में आ जाता है हिंदी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि आप जितने भी चैप्टर इसमें पढ़ेंगे ना उन सारे चैप्टर के आपको इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा ढेर सारा, ताकि एक एक टॉपिक के बाद हम लोग रिवीजन कर पाएँ कि हमने क्या इस चैप्टर से सीखा है। और पहला जो इसमें चैप्टर है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। अब ये जो हिंदी वर्णमाला है इससे ही वीडियो को 2018 में इतने प्रश्न इस टॉपिक से बने थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। कौन सा ये स्वर है, कौन सा व्यंजन है, ऊष्म है, आगत है, संयुक्त है, दीर्घ स्वर है, ह्रस्व है, ये बहुत पूछा गया था। तो आज आपका ये जो कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया है। और साथ ही मैं अपने माध्यम से बताने का प्रयास भी करूँगी ताकि सारी चीज़ें आपको सिंपल समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो है वो आपके 52 हो गए। हिंदी वर्णमाला 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो तरीके से विभाजित किया गया है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हम जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 11 तरीके का होता है और व्यंजन 41 तरीके का होता है, और दोनों को मिला करके हमारा जो हिंदी वर्णमाला जो है वो मिल करके 52 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन, ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन भी जाता है। तो 11 प्रकार के स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, 41। ठीक है, 41 से लिखा है, 41 और 11 आपका स्वर होता है। कौन कौन से स्वर होते हैं, तो ये जो है हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी ध्वनि है, ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। जो ध्वनि निकलती है, जो हम बोल रहे हैं वो वर्ण है। तो दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, पहला तो स्वर, दूसरा व्यंजन। अब 11 तरीके का स्वर होता है और 41 तरीके का व्यंजन होता है। तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं अभी तुरंत मेरे साथ आप याद कर लीजिए, ताकि दोबारा आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े और याद रहे। 11 स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, ओ। 11 स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ। 11 तरीके के होते हैं स्वर। और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। अब यहाँ पे कुल व्यंजन की संख्या 39 दिया है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 41 होता है, यहाँ पे 39 क्यों दिया हुआ है। तो यहाँ पे 39 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों को निकाल दिया गया, जैसे पंचम वर्ण में से कुछ शब्द है उसको निकाल करके यहाँ पे कुल व्यंजन की संख्या 39 बताई गई है। मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। ड़ और अंगा को निकाल दिए तो 39 आपका कुल व्यंजन होता है, और वहीं मूल व्यंजन 33 इसलिए होता है क्योंकि इसमें पंचम वर्ण को निकाल करके जो बनता है वो मूल व्यंजन होता है। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके, ड़ हो गया, य हो गया, ड़ हो गया, जो न साउंड कर रहा है न हो गया, साथ ही म भी, सारे पंचम वर्ण में आते हैं। इनको निकाल के आपका जो मूल व्यंजन होता है, मूल व्यंजनों की संख्या टोटल 33 होती है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। स्पर्श छूट गया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग जो होता है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ध्यान देने वाली बात है, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेकर के प वर्ग आते हैं। क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प,
प, फ, ब और भ। यानी क का मैंने पूरा बोला, प से लेकर भ बोला। क वर्ग से लेकर के प वर्ग में जितने भी होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। वहीं ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बड़ा श, षटकोण स, छोटा स और ये ह। ये आपके ऊष्म व्यंजनों की ये हैं चारों। ठीक। वहीं संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय छ होता है, त्र होता है, ज्ञानी वाला ज्ञ होता है और ये श्रेय वाला श्र। ये चारों छ, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। टोटल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वहीं उच्छित अथवा उच्छित को ही द्विगुण भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? ये आपका द्विगुण में आ गया। ठीक है, तो व्यंजन 33 है, स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 होते हैं। इन सभी को मिलाकर के मूल व्यंजन बनता है। मूल व्यंजन किनको किनको मिलाकर बनता है? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म को मिलाकर के जो मूल व्यंजन बनते हैं उनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अभी तो आपने जाना कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। और व्यंजन आपके 41 होते हैं। अब स्वर के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व अथवा लघु स्वर, एक होता है दीर्घ। आपने हमेशा सुना होगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन इसको ह्रस्व को लघु भी कहा जाता है और दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है। ये कंफ्यूज करने के लिए रहता है। ह्रस्व स्वर या दीर्घ मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर अथवा गुरु संधि स्वर ये 7 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहा जाता है। तो जितने लघु टाइप की चीज़ें हो गई, जो छोटी चीज़ें हो गई, जैसे कि छोटा सिर्फ इसमें आ की मात्रा नहीं है, ओ ए कुछ नहीं है, तो इस तरह ये ज्ञात करने का तरीका है। छोटी ई ये छोटी है, छोटा ऊ भी ऊ है और री तो ये अकेला ही है। तो ये आपका लघु स्वर में अथवा ह्रस्व स्वर में आते हैं। वहीं दीर्घ अथवा गुरु, दीर्घ जो है वो गुरु है। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। इसकी संख्या भी बड़ी है, ये है भी दीर्घ। अब इसमें सभी बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, जैसे अ का आ बड़ा, बड़ी ई, ऊ बड़ा, ए भी आ गया छोटा, ए भी आ गया, ओ भी हो गया, ओ भी हो गया। ये 7 प्रकार के दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर्ग में आपके अ, ई, ऊ, री आते हैं और ये दीर्घ लघु स्वर जो है ये मात्रा या फिर उच्चारण काल के आधार पर एक मात्रिक होते हैं। ये याद करने के लिए आपको यहाँ सिंपल कर दिया गया। मतलब जो भी चीज़ एक मात्रिक होती हैं वो आपके ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर होते हैं। जो द्विमात्रिक होती है मतलब इनका उच्चारण के लिए जो दीर्घ में आए, द्विमात्र में आए, मतलब 2 जिसमें मात्राएं हों वो आपके दीर्घ में आ गया। तो अब इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपको समझने के लिए। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होता है। प्लुप्त स्वर जो है वो संस्कृत में होता है, संस्कृत भाषा में, हिंदी में नहीं होता है। ये स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ और एक लघु। ठीक है, अब मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं 10 प्रकार की होती हैं। कौन? एक ये कट वाला एक आ की मात्रा हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। 10 प्रकार की मात्राएं होती है। क्या सीखा आपने? वर्ण को 2 भागों में विभाजित, वर्ण 2 तरीके के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। दोनों मिलाकर के वर्णमाला 52 होते हैं, जिसमें स्वर 11 होता है और आपके व्यंजन 41 होता है। मात्राएं 10 होती हैं। आपके स्वर जो हैं उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक ह्रस्व स्वर होता है, ज़्यादातर ह्रस्व पूछा
पूछा जाता है, लघु नहीं होता है। ऑप्शन में आपको ज़्यादातर आपको ह्रस्व मिलेगा या दीर्घ मिलेगा। तो स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से, जो कि एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रा वाले जो हैं वो ह्रस्व में आएगा, जो 2 मात्रा वाले में होंगे वो आपके दीर्घ में आएगा। और हमने जाना कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं 10 होती हैं। तो इतनी चीज़ें हमने सीखा है इसमें। और अगर प्लुप्त स्वर पूछे तो प्लुप्त हिंदी में होता ही नहीं है, वो संस्कृत में होता है। अब आइए बात करते हैं द्विमात्रिक के बारे में। द्विमात्रिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक मूल दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर में आपके कौन कौन से आएंगे और मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे। मूल दीर्घ स्वर जो है उसको सजातीय संधि स्वर भी कहते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। और संयुक्त दीर्घ स्वर जो है ये विजातीय संधि स्वर होते हैं, जो कि 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, ए, ओ, ओ। ये विजातीय संधि स्वर हैं जो कि संयुक्त दीर्घ स्वर में आते हैं। और सजातीय में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अ धन अ आ हो गया, ई धन ई बड़े ई हो गया, ऊ धन ऊ बड़ा ऊ हो गया। तो ये आपके 3 तरीके का वैसे होता है, ठीक है। अ, ई और ऊ, अ, ई और ऊ सजातीय में, और ए, ओ विजातीय में। जैसे कि ये संधि विच्छेद आप तो समझते ही होंगे, बनाते ही होंगे, बचपन से बनाते आए हैं। अ मिल करके आ बन जाता है, छोटी छोटी मिल करके बड़ी बन जाता है, छोटा ओ मिल करके बड़ा ओ बन जाता है। विजातीय उसी प्रकार से, विजातीय में 2 अलग अलग चीज़ें जुड़ते हैं। सजातीय में तो एक जैसे होते हैं, अपने जात के होते हैं, लेकिन विजात में अलग अलग जात के हो गए। जैसे कि अ अलग है, ई अलग है, अब दोनों को मिला के क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अ अलग है, ए अलग है, अ ए को मिला करके ए बनता है, अ ऊ मिला के ओ बनता है, अ ओ मिला के ओ बनता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से आपकी मूल व्यंजन जो है वो 33 प्रकार के हैं। आपने सीखा कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कैसे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म को मिला के। तो अब ये आप समझेंगे जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, क वर्ग से प वर्ग के जो होते हैं, क वर्ग से प वर्ग वाले सारे स्पर्श में आते हैं। तो अब एक एक करके आप सारी चीज़ों को समझेंगे। ये वर्ग है, ये वर्ण का नाम है, ये व्यंजन वर्ण है, ये संख्याएं हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, एक एक चीज़ कवर होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको हिंदी में ये चीज़ नहीं आता है। क वर्ग का वर्ण नाम क्या है, कंठ। जो आवाज़ कंठ से आपकी निकल रही है, आप क, जैसे क हम बोलते हैं ना, तो ये कंठ से आवाज़ आ रही है। ख बोल के देखिए आप, कंठ से आवाज़ आ रही है। ग, घ, अंग, ये सब कंठ से आवाज़ निकल रही है। तो जो भी कंठ वाले आवाज़ हैं, जो हमें फील हम करते हैं। स्पर्श मतलब आप समझते हैं जो हम फील कर रहे हैं, स्पर्श मतलब हम चीज़ों को छू पा रहे हैं। सिर्फ छूना ही स्पर्श नहीं होता, फील करना। जैसे हम क कंठ से फील कर रहे हैं, ये स्पर्श में आता है। और कंठ से जो शब्द हम बोलते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ये हम कंठ से बोलते हैं, इसलिए इसको कंठ्य बोलते हैं। और क वर्ग में ये आते हैं। कितनी संख्या है इसकी, 5 संख्या है। अब च वर्ग में कौन कौन से आते हैं। च वर्ग कैसे आप फील करें, क्योंकि ये स्पर्श वाली चीज़ें हैं। च वर्ग जो तालवे से, जो हमें तालवा आप समझते हैं ना, ऊपर वाला जो तलवा है, जो स्पर्श हमारी जीभ उसको स्पर्श करता है। तो जो भी तालव से ऐसा जो निकलता हमें महसूस हो, वो आपके च वर्ग वाले होते हैं। कौन कौन से तलवे से निकल रहे हैं आपके तालव से, तलवा पैर का तलवा नहीं, अंदर मुँह का। जैसे च हम ऊपर जीभ करके बोल रहे हैं, छ, ज, झ, य, ये सारी ऊपर तलवे से आवाज़ निकल के आ रही। कितनी इनकी संख्या है, ये भी 5 है सबकी संख्याएं 5। क वर्ग से पर वर्ग सभी 5 है, तो इनको आपको नहीं समझना, ये 5 ही हैं सबके। अब ट वर्ग में कैसे आप इसको याद रखेंगे, ट वर्ग वाले को, तो जो भी शब्द, जो भी वर्ड जो है वो मूर्धन्य से निकल रही है। जैसे ट, उ, ड, ड, ड़, ये सब मूर्धन्य से निकलती है। अब दंत से कौन कौन से निकलते हैं वर्ड, जो त वर्ग वाले हैं वो दंत से निकलते हैं, प वर्ग वाले होठ से महसूस होते हैं हमें निकलता हुआ। दंत से कौन सा, जैसे त, ये दांत से फील कर पा रहे हैं हम, थ, द, ध, न। और होस्ट से क्या क्या फील कर पा रहे हैं हम, ओट्स से जो प वर्ग वाले, प, फ, ये हम अपने होठ पे फील कर रहे हैं, ब, भ और म। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब आगे हम बात करते हैं
अयोग्य वर्णों की संख्या। अयोग्य मतलब जो अंग और अह से, दो तरीके का ये होता है, दो प्रकार के होता है, अयोग्य अंग और अह। इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ठीक है, या फिर आगत ध्वनियाँ जो होती हैं चंद्र बिंदी वाली। लेकिन यहाँ सिर्फ दो बात हो रही है, क्योंकि अयोग्य की बात हो रही है अंग और अह के बारे में। अयोग्य में आपका ये हिंदी की वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार यानी कि जो ऊपर, जैसे हम अ लिख के ऊपर लिख दिए, ठीक है, जैसे हम पंखा बोलते हैं ना, तो प के ऊपर जो ये लग गया बिंदी, तो ये अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है। वहीं आपके जो अ के ऊपर चंद्र बिंदी ऐसा लग जाता है उसको अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और अ के बाद ये अह की मात्रा लग गई, यानी मतलब ऐसे जो अह की मात्रा किसी में लग गई तो वो आपका विसर्ग में आता है। अंग अनुस्वार, अ के ऊपर चंद्र अनुनासिक और अह विसर्ग में आता है। और वहीं आगत ध्वनि किस में आएगा? आगत ध्वनि जो है वो चंद्र बिंदी पे आता है, या तो ऊपर बिंदी लगे या तो किसी अक्षर के, जैसे ये कभी नीचे आप देखते हैं यहाँ लग जाता है, या फिर जौ में यहाँ लग जाता है ये बिंदी, ये आपकी आगत ध्वनिया में आती हैं। ठीक है, तो क्या इसमें दिया है? अयोगवाद हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो ऊपर बिंदी है तथा विसर्ग अब अह की मात्रा को अ का आधार लेकर के अंग तथा अह के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, अच्छा मतलब ये स्वर जो है वो ध्वनियाँ नहीं है, ये परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है, ये ध्वनि नहीं है, ये इनको मतलब स्वर में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवाह कहा है। ठीक है, ये स्वर में ध्वनि में नहीं आएगा, स्वर ध्वनि में ये आपके परंपरागत ढंग से केवल इसको स्वरों में गिना जाता है। और अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर्ग भी हैं, स्वर भी हैं और व्यंजन भी। क्या है अनुस्वार? मैंने आपको बताया, अनुस्वार जो ऊपर की मात्रा, और विसर्ग क्या बताया? जो अ के ऊपर ऐसे लग गया। ये दोनों ही स्वर भी हैं और व्यंजन भी है। जैसे कि आचार्य किशोर दास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को आचार्य किशोर दास वाजपेयी अयोगवाह कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह मतलब क्या होता है? जो योग न होने पर साथ रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मैंने दोनों तरफ कंप्लीट करते चल रही हूँ ताकि फिर नीचे से ऊपर ना आना पड़े। तो एक एक करके हम इन सारे को समझेंगे। ये जो पॉइंट सारे हम पढ़े हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन। जैसे कि आपने 11 स्वर तो जान लिया, अब हमें 41 व्यंजनों के बारे में भी तो जाननी है, जिसमें हम व्यंजन और मूल व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। मूल व्यंजन 33 होते हैं, आप समझ गए हैं। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी आप जाने हैं? 25 को जाने हैं। कौन कौन से होते हैं? जो क वर्ग से प वर्ग वाले होते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, य र ल व 4 प्रकार के होते हैं, और ऊष्म भी 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा श, षटकोर स, छोटा स और ह। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती हैं। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, क्षत्रिय छ, त्र, ज्ञानी ज्ञ और श। और द्विगुण व्यंजन 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ड़ और ड। तो कुल मिलाकर के व्यंजनों की संख्या 39 होती है। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती हैं? 52 होती हैं। मूल स्वर की संख्या 11 प्लस अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 और व्यंजनों की संख्या 39, टोटल मिलाकर के 52 वर्ण। आगे समझेंगे हम स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का जो उच्चारण हो वो बिना किसी अवरोध के हो या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो, उनको स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कौन कौन से हैं होते हैं आपके? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हिंदी में स्वर आपके अ, आ,
ई, छोटी ई, छोटा ओ, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, मतलब पूरा अ से लेकर के औ तक, अह नहीं, औ तक, अ से लेकर के औ तक, ये आपके हिंदी में ये स्वर होते हैं। कितने प्रकार के, मतलब कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये वर्गीकरण है स्वरों का। तो पहले हम स्वर देख लें, उसके बाद हम हिंदी स्वरों का वर्गीकरण और उसका उच्चारण देखेंगे, किस तरीके से क्या किया जाता है। स्वरों की परिभाषा आप समझ गए, जो भी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया या फिर बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद के हो, वो स्वर होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय या फिर मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। आपने पढ़ा है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो इसमें 1 मात्रा होते हैं, और दीर्घ स्वर वो होते हैं जो 2 मात्रा वाले होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर। ये भी तरीका है कि जिनके उच्चारण में, जैसे अ हमने तुरंत बोल दिया, औ हमने तुरंत बोल दिया। ठीक है, तो ये आपके और नहीं, और छोटी ई फट से बोल दिया, ऊ बोल दिया, तो ये जिनके उच्चारण में हमें कम समय लग रहा है या 1 मात्रा दिख रहा है वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये आपके 7 होते हैं, ये आपके 4 होते हैं। एकदम इतनी बार दे दिया गया है कि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा सारी चीज़। तो स्वरों का वर्गीकरण हम जान रहे थे। पहला तो हमने जाना उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दूसरा रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। एक मूल स्वर होता है जिसको जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर स्वर कहते हैं। मूल स्वर हम अक्सर देखते हैं कि हमें ऑप्शन में मूल स्वर दिखता है, इसको जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर भी कहते हैं। और दूसरा संधि स्वर, जिसे कृत्रिम स्वर भी कहा जाता है अथवा बनावटी स्वर भी, जिसको खुद बनाया गया, जैसे संधि विच्छेद हम करते हैं ना, वो एक बनावटी संधि उस हो गया। ठीक है, जिसे याद करने का ये तरीका है कि वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिनका निर्माण किसी भी अन्य स्वर के योग से ना हो, वो अपने आप ही हो, जैसे अ खुद अपने आप में है, ई खुद अपने आप, वो आपके मूल स्वर में आता है। और संधि स्वर जो 2 स्वर को मिल करके बने, वो आपके मेल से जो बना हुआ हो वो संधि। अब ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब हम बात करेंगे संधि स्वर के बारे में। तो संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय जो अपनी बिरादरी में से बन करके मिल करके तैयार हो, एक होता है विजातीय जो कि 2 बिरादरियों के मिल करके बनता है। जैसे कि सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो कि एक समान स्वरों की संधि से बने हो, मतलब वही है, मैंने सिर्फ याद करने का एक तरीका बताया। जैसे अ और अ दोनों एक ही बिरादरी के हैं और दोनों मिल करके आ बन गए, ई भी मिल गए, बड़ी ई बन गया, छोटा ऊ मिल गया, बड़ा ऊ मिल गया, तो ये एक तरीके के शब्द से मिल करके बना। अब विजातीय 2 अलग अलग समूह के लोग आएंगे, अ और छोटे ई मिल के एक छोटे ए का निर्माण किया, अ छोटे ए मिल करके ए बन गया, अ छोटा ओ मिल करके ओ बन गया, अ मिल के अ बन गया, ओ मिल के अ बन गया, तो ये विजातीय संधि में आ गया। अब विजातीय संधि भी 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, गुण संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर, जिसको मिश्रित संधि स्वर भी कहा जाता है। गुण संधि स्वर जो छोटी छोटी से मिल करके बने, अ ई मिल के ए बन गया, अ ए मिल के ए बन गया। लेकिन वृद्धि संधि स्वर, इसको मिश्रित भी कहा जाता है, ये होता है अ, ये सारे आपके मिश्रित में आते हैं, अ छोटा ओ मिल के ओ बन गया, ओ मिल के ओ, ये मिश्रित वाले हैं और ये एक जैसे छोटे छोटे मात्रा से बन के आते हैं। तो ये गुण दर्शाते हैं, ये वृद्धि दर्शाती है। आगे बात करते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से हम जानेंगे हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय हम देखेंगे, एक ध्वनि के आधार पर कैसे हम स्वर को याद कर सकते हैं, कैसे हम जानते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, संवृत, विवित्र। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जीभ के भाग से। अब जीभ के भाग से हम शुरू करते हुए एक जीभ का अग्र भाग, आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। आगे के अंतर्गत आपके, जैसे आगे में हमने आगे से बोला, फील करिए आप,
ई हम आगे से बोल रहे हैं, जीभ के आगे का प्रयोग हो पा रहा है। छोटी ई, ए बोल पा रहे हैं। मध्य से हम क्या यूज़ करेंगे, मध्य में सिर्फ आपके अ, हमको फील हो रहा है कि हम मध्य भाग से बोल पा रहे हैं अ। और पश्च से हम क्या क्या पीछे से क्या क्या बोल सकते हैं, ऊ जो पीछे साउंड कर रहा है, दोनों ऊ, ओ, औ, आ, औ, ये सब पीछे साउंड कर रहा है, तो ये पश्च भाग में आते हैं। तो यहाँ चलिए परिभाषा देख लीजिए क्या कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, ठीक है, ऊपर नीचे उठता है। आप ई बोलिए, ई तो ऊपर नीचे समझ में आ रहा है, तो वो आपके अग्र स्वर कहे जाते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, री, ए, ये 5 इनकी संख्याएं होती हैं। मध्य भाग की बात करें तो हिंदी में अ, सिर्फ ए मैंने बताया, अ स्वर केंद्रीय स्वर होते हैं, ये केंद्र से फील होता है हमें जीवा के। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, एक होते हैं मध्य भाग वाले। और पश्च भाग से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता हो वो पश्च स्वर कहे जाते हैं। जैसे कि आ, ऊ, मतलब हम ऊपर नीचे इसको फ्लक्चुएट कर पा रहे हैं, ऊ, ओ, औ, इनकी 5 संख्याएं होती हैं। 5 प्रकार के ये होते हैं। और अगर चंद्र वाले को ले लिया जाए तो इसमें एक ऐड करके ये 6 हो जाता है, ठीक है। जीभ में कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है, तो अग्र स्वर में। पश्च भाग से जिन स्वरों में उच्चारण में जीभ का पिछला भाग यूज हो, और ठीक है, और मध्य भाग हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन्हें भी थोड़ा सा जान लीजिए। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि में ये अ जो ऐसे करके आता है ना, इसको हम अ ही, भले अ ये नहीं है लेकिन हम इसको अ ही पढ़ते हैं, जैसे ऑरेंज के लिए हम पढ़ेंगे। तो ये अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी में संयुक्त देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुई है उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायत होता है। जो देवनागरी लिपि में इनका प्रयोग होता है वो वहाँ पे होते हैं, तो इसलिए इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा गया है। देखा आपने कि एक इसमें ऐड हो गया, ऐसे तो 5 ही है केवल, अ, आ, उ, ओ, औ, लेकिन इसमें एक इस अ को भी ले लिया जाता है, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। और कैसे वो 13 हो गई, वैसे तो आपने 11 जाना था, लेकिन हाँ इसमें री और ये री और ली को जोड़ दिया जाता है तो वो 13 बन गए। अब हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती हैं। हिंदी में शुद्ध स्वर अगर पूछे, ऐसे तो आप कहेंगे स्वर 11 होते हैं, लेकिन वही ध्यान दीजिएगा अगर पूछे कि हिंदी में कितनी होती हैं तो 10 होती हैं। री का वर्तमान उच्चारण ये र हो गया, तो इसका वर्तमान उच्चारण क्या है, र और धन ई मिलकर के री बनाएगा। हिंदी में ये क्या हो गया, री हो गया। अब ये वर्तमान में ये री का प्रयोग होने लगा है और इसका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है वो मूर्धा को स्पर्श करती है, तो इसीलिए हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। अब आपने जाना कि 11 स्वर होते हैं, लेकिन आपने जाना कि हिंदी में सिर्फ 10 ही स्वर होते हैं जो शुद्ध स्वर की बात करें तो एक कहाँ गया, तो एक जो है आपने यहाँ जाना कि री, र और ई मिल करके अब इसका ऐसे प्रयोग होने लगा है, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये मूर्धा को स्पर्श करती है, तो ये शुद्ध नहीं है, ये हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए इसको हिंदी में शुद्ध स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसलिए 10 संख्या ही केवल होती हैं, ठीक है। आगे जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर हम जानेंगे इसको। जीभ के भाग के आधार पर कहने का तात्पर्य ये है कि मुख के किस मात्रा में खुलता है या बंद होता है, इस आधार पे हम जानेंगे। जैसे कि संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर और स्वरों की संख्या। संवृत्त स्वर कितने हैं, अग्रभाग में ई और री है, मध्य भाग में नहीं होते हैं ये, क्योंकि मध्य भाग में सिर्फ अ ही होता है, ठीक है, सिर्फ एक। पश्च भाग में कौन कौन से हैं संवृत्त स्वर वाले, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इनकी संख्या अगर टोटल बात करें मुखाकृति के आधार पर संवृत्त स्वर 4 होते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर 2 होते हैं, कौन कौन से, ए और ओ, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से, ए, अ, ओ,
ओ और ये चंद्र वाला ओ, ठीक है, 4 होते हैं। विवृत स्वर होते हैं अग्रभाग में एक भी नहीं, मध्य में तो पॉसिबल ही नहीं है, और पश्च भाग में आ होते हैं, यानी एक ही होता है। तो टोटल मुखाकृति के आधार पर स्वरों की संख्या 5 अग्रभाग में, 1 मध्य भाग में और 6 पश्च भाग में होते हैं। अब चलिए हम समझते हैं संवृत स्वर और विवृत स्वर क्या होता है। तो मुख के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के आपने पढ़ा ना। कौन कौन से पढ़ा? एक तो आपने संवृत पढ़ा, अर्ध संवृत पढ़ा, विवृत पढ़ा, अर्ध विवृत पढ़ा, ठीक है। तो ये चारों तरीके का हम जानेंगे। संवृत स्वर वो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुख है वो सबसे कम खुलता है, वो संवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। चलिए मैं आपको इस ग्राफ के ज़रिए ही यहाँ पे समझा दूँ, अदरवाइज आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। संवृत स्वर वो स्वर होता है जिनके उच्चारण के समय, जो बोलते समय हमारा मुख बहुत कम खुलता है। जैसे कि ई हमने बोला, बड़ी वाली ई बोला जो हमने, उसके लिए हमारा मुख बहुत कम खुला। जो बड़ा ऊ हमने बोला उसमें हमारा मुख बहुत कम खुला। तो इसीलिए अग्र और हमारी छोटी ऊ, और अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्या बड़ी ई में कम खुलता है तो छोटी ई में ज़्यादा खुलता होगा, क्या? नहीं, पूरे ई, री, ऊ, ये जो जाति के लोग हैं इनके बोलने के समय हमारा मुख बहुत कम खुलता है। तो अब छोटी ई, बड़ी ई और री वो किस भाग में आते हैं? वो हमारे अग्र भाग में आते हैं, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ पश्च भाग में आते हैं। तो इन दोनों का प्रयोग सबसे कम मुख खुलने के समय होता है, तो ये संवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब बताइए कि अर्ध संवृत स्वर क्या होता है? तो अर्ध संवृत स्वर कुछ अधिक खुलता है। जब बोलते हैं तो ये संवृत की स्थिति से, जहाँ तक संवृत की बात है, जैसे ई से तो थोड़ा ज़्यादा ही खुलेगा। अर्ध वाला जो है वो ई से, संवृत से ज़्यादा मुख जिसमें खुले, केवल संवृत से ज़्यादा खुले, सबसे नहीं, संवृत से जिसका मुख ज़्यादा खुले वो अर्ध संवृत की श्रेणी में आता है। जैसे कि ई, ऊ, ये अर्ध संवृत की श्रेणी में आता है। अर्ध संवृत की श्रेणी में आपके कौन कौन सा आ गया? अर्ध संवृत की श्रेणी में ए और ओ आएगा, ठीक है। अब अर्ध विस्तृत की बात करेंगे, अर्ध विवित्र स्वर की बात करेंगे। अर्ध विवित्र स्वर जो है ये विवित्र की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, ठीक है, विवित्र की तुलना में थोड़ा सा कम खुलता है। और जैसे इसमें आपके ए, ओ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा। अब विवित्र स्वर जो है सबसे ज़्यादा खुलता है। आ, बड़ा सा मुख खुला हमारा, तो केवल, और आ किस में आता है? वो हमारे पश्च भाग में, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है तो पश्च भाग से ये फील होता है, तो आ। अब आप समझ गए होंगे कि संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर क्या होता है। चलिए अब परिभाषा के माध्यम से देख लीजिए। संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद ही रहता है, जैसे कि ई, बड़े ई, ऊ, री, इन स्वरों के उच्चारण में। विवृत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, यानी पूरा खुल जाता है, जैसे आ के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुल गया, वो विवृत स्वर होते हैं। अर्ध संवृत स्वर, अब संवृत आपने जो पढ़ा कि इसमें थोड़े से कम खुलते हैं, अब जाहिर सी बात है कि अर्ध संवृत में उससे भी संवृत की स्थिति से कुछ अधिक खुलता हो, यानी कि मुख आधे से कम खुलता हो, तो ए और ओ ये आपके अर्ध संवृत में आ गए। अब विवृत स्वर विवृत से कम ही खुलेगा, विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, यानी मुख आधे से ज़्यादा खुलता है, जैसे ओ, ए, ओ, ये इनके उच्चारण में। तो 4 प्रकार के होते हैं। अब ये मुख के आधार पे हो गया। अब हम बात करेंगे ओठों के, ओष्ठ यानी ओठ, ओष्ठों अथवा मुख्याकृति के आधार पर, ओठों अथवा अगोलाकार स्थिति के आधार पर, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है वर्तुल स्वर अथवा गोलाकार, इसको बोलते हैं, या वृत्तमुखी बोलते हैं, या वृत्ताकार बोलते हैं। दूसरा अवृत्तमुखी कहते हैं इसको, जिसको प्रसृत अथवा अवृत्ताकार भी बोलते हैं। क्या होता है ये? सबसे पहले हम समझेंगे वर्तुल स्वर को। वर्तुल स्वर जिसको कि होठों का गोलाकार होना कह सकते हैं आप, अगोलाकार स्थिति के आधार पर कह सकते हैं आप,
तो ये जो है जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो होठ है, आपके इसी से समझ में आ रहा होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा होठ जो है वो गोल वृत्ताकार हो जाता है, जैसे कि ओ, ऊ, औ, आ, ये सब बोलने की टाइम में थोड़ा सा गोलाकार फील कर रहे हैं हम ना, तो ये आपके वर्तुल में आता है। वर्तुल यानी गोलाकार में आता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं वो होते हैं वर्तुल स्वर। 4 होते हैं ये। अब अवृत्तमुखी जिसको कि अवृत्ताकार भी बोलते हैं, ये क्या होता है? तो जो भी स्वर हम बोलते हैं उसके उच्चारण में हमारा होठ जो है वो गोल वृत्ता नहीं होकर के पूरा फैल जाए, गोल नहीं होता है, फैल जाता है। जैसे हम अ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, फिर भी हमारा मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुल जा रहा है, ई बोल रहे हैं, फिर भी हमारा मुंह थोड़ा फैल रहा है, ए बोल रहे हैं तो फैल रहा है। तो जितने भी समय जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं बल्कि वो फैल जाते हैं, वो सारे अवृत्तमुखी में आते हैं, यानी 6 अ, आ, ई, ए, ये सारे आपके अवृत्त भाषा में आते हैं। बचा री। री क्या है? री अर्धवृत्ताकार स्वर है। री क्या है? एक अर्धवृत्ताकार स्वर है, तो ये वृत्ता में आएगा ही नहीं। तो चलिए उच्चारण के आधार पर हम समझते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। स्वरों के पारस्परिक अंतर भी आप इसको कह सकते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अ, आ, ई, किस में आएगा ये? कंठ स्वर। अब मैंने आपको बताया कि किसके किसके आधार पे उच्चारण, जैसे कंठ के आधार पे हम फील करते हैं, तलवे के आधार पे, मूर्धन्य के आधार पर, ओठ के आधार पे, कंठ तालव जो होता है, कंठ के ऊपर जो तलवा टाइप में होता है, कंठोष्ठ स्वर, ये सारे स्वर के प्रकार हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। अब किसके अंतर्गत क्या आता है? कंठ स्वर जो अ, आ होते हैं वो कंठ स्वर होते हैं। तालव्य स्वर ई, मूर्धन्य स्वर री, ओष्ठ स्वर ओ, ऊ, कंठ तलव स्वर ए, कंठोष्ठ स्वर ओ और औ। अयोगवाह ध्वनियाँ, वो ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं बनता है वो अयोगवाह ध्वनियाँ होते हैं। तो कौन कौन से? अंग, अह, ये अयोगवाह हैं। जैसे कंपन, पुनः इस बना सकते हैं इससे। तो ये 2 जो होते हैं, एक ये अयोगवाह में आते हैं। अयोगवाह के चलिए समझते हैं हम। अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? आपके अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है। अंग जो है वो अनुस्वार है, अह जो है वो विसर्ग है। उच्चारण स्थान इसका नासिका होता है और इसका कंठ, मतलब इस कंठ में होता है, इससे कंठ में फील करते हैं, वो सारे अह में आते हैं उच्चारण के आधार पर अयोगवाह में। इसको संस्कृत भाषा में काकल्य कहते हैं। घोषत्व का अंग है सघोष और अह भी सघोष होता है। प्राणत्व में ये अल्प प्राण में आएगा और ये महाप्राण में आएगा। उच्चारण के आधार पर अयोगवाह में अंग, री, ण, न, म, ये सारे पंचम उच्चारण में आते हैं। ये तो जो ऊपर बिंदी लगे होते हैं वो अनुस्वार होता है, जैसे बंदर, कंधा, संग। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, कंधा, संग, लंगर आदि। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु ऊपर के रूप में, ये प्रयोग बिंदु इसमें किया जाता है, पंचम वर्ण में किया जाता है। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया है, म, ड़, य, ड़, न, ये सारे पंचम वर्ण आते हैं। ठीक है। और शब्दों में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, शब्दों में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या फिर लिखा जाता है। अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो शब्द में उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या फिर लिखा जाता है। जैसे कम वर्ग, क वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में, च वर्ग और ट वर्ग में। प वर्ग में आपके सबसे अधिक इधर कौन सा आया? क वर्ग में तो आपके क से लेकर आप घ बोलते हैं, घ के बाद अंगा बोलते हैं ना, तो ये आपका बिंदी ऊपर लग गया। अब त वर्ग में पंथ में न आ गया। प वर्ग में च तक होता है ना, तो ये आपका
च के चंपक में म आ गया। च वर्ग में चंचल में ई, ट वर्ग में ड़ आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि क से अंगा तक जाता है। त वर्ग में आपके त, थ, द, ध फिर न होता है। प वर्ग में प, फ, ब, भ फिर म आता है। च वर्ग में आपके च, छ, ज, झ फिर य आता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड़ और ड़ आता है। तो ये ऊपर बिंदी आए, ठीक है। अब अनुनासिक की बात करेंगे तो अनुनासिक में चंद्र बिंदी ऊपर लगता है, ये वाली। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुस्वार में केवल नाक से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं, जैसे पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, धसना, हंसी आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जब शिरोरेखा के ऊपर भी कोई मात्रा ना हो तब भी किया जाता है, जैसे अन्यथा बिंदु अंग का प्रयोग किया जाता है, ये न का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहीं या कहाँ, कहीं, ठीक है। जब मात्रा लगी है तो हम बिंदी केवल लगा के काम चला दिए, लेकिन मात्रा नहीं लगी है तो हम चंद्र बिंदी लगा दिए। और विसर्ग आपके अह का मात्रा, अह क्या है, ये विसर्ग है। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है, ये स्वर नहीं होता है। अह जो है ये स्वर नहीं होते हैं, इसे अ के साथ जोड़ करके अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। आगे यहाँ कह रहा है कि इन्हें भी जान लीजिए। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर ये क्रम है। अब आप समझ ही गए हैं कंठ से कौन सा निकलता है, कंठोष से कौन सा निकलता है। अ, आ ये कंठ वाले शब्द हैं, तालव्य वाले ई है, ओष्ठ वाले ऊ वाले शब्द है, री मूर्धन्य में आता है, ए के अंतर्गत जो भी है वो कंठ तालव्य में आते हैं, और ओ वाले जो हैं वो कंठोष्ठ में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णोक्रम ये है। सजातीय स्वर अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और विजातीय स्वर री, ए, ओ और ओ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं स्वर से रिलेटेड, इसको आप ज़रूर से याद रखिए। स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, यानी इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। और शेष स्वर तत्सम व तद्भव दोनों होते हैं। औ अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ है और ग्रहण कर लिया गया है, तो इसलिए इसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। ये आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वर घोष अथवा सघोष होते हैं। स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत्य ध्वनि नहीं है। अयोग व ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन दिया है कि किन किन एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। अब इनसे संबंधित चलिए स्वर ध्वनियाँ हम देखते हैं। स्वर ध्वनियों से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न किन किन परीक्षाओं में वो आप देख सकते हैं। पेट में, यूपीट्रिपलएससी में, यूपीपीसीएस में, टेट में, कौन कौन से केवी में, सभी परीक्षाओं में पूछे गए। यहाँ पे बिहार कांस्टेबल, यूकेएसएससी, एमपीएसआई सब में पूछा गया है। तो हिंदी के सारे परीक्षाओं के प्रश्न अब आपको और क्या चाहिए तैयारी करने के लिए। हिंदी में अब चलिए देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनि दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। नेक्स्ट है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर।
हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? आ दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा है? ई भी दीर्घ स्वर है। ये ऑप्शन दिया होगा, आंसर केवल यहाँ दिए गए हैं पॉइंट वाइज। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट, अनुस्वार तत्सम व तद्भव दोनों हो सकता है। अनुस्वार तत्सम और तद्भव दोनों ही हो सकते हैं। छोटी ई, बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग वर्ण है। ई, बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग वर्ण है। पूछा जाए कौन सा वर्ण है तो ये स्त्रीलिंग वर्ण है। ऑप्शन दे दिया जाए कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सा स्त्रीलिंग वर्ण है तो आप कहेंगे या तो बड़ी ई लिखा होगा तो बड़ी ई, या री या ई को। अब प्लुप्त स्वर के बारे में तो आप जानते हैं कि हिंदी में इनका कोई काम नहीं है। प्लुप्त स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होता है। तो विविध परीक्षाओं में बार बार ये पूछे गए हैं। हिंदी में सामान्यतः प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय या पुकारने के संदर्भ में प्रयोग होता है प्लुप्त स्वर का। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से प्लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मात्रा के आधार पर हिंदी में किसी भी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं, जिसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे ये आप देखते हैं संस्कृत में ये प्लुप्त स्वर आते हैं। ओम ऐसे करने के लिए इसमें बहुत समय लगता है, ये प्लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो आप कहेंगे प्लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जीभ के भाग के आधार पर कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 होते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? अ को। अ मध्य स्वर में आएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा ऊ पश्च संवृत है। अर्धवृत्त विवृत स्वर कौन सा है? ए है। संयुक्त स्वर है ए, ओ, औ। कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए और ए। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो संभालना और कटीला, इसमें अनुनासिकता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए। ए और ए कंठ तालव्य है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठ तालव्य। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। प्लुप्त स्वर संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में नहीं होता है। वर्ण तालिका के अनुसार स्वर दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो वर्ण तालिका के अनुसार ये सब जो है ये स्वर में आते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो कहेंगे आप 33। हिंदी वर्णमाला में अगर वर्ण पूछे तो 52 है, ध्यान रखिएगा। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो ये प्लुप्त है जो ऐसे ओ बनता है, बीच में ऊ बनता है। कौन सा स्वर संवृत है? ई संवृत है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। स्वर किसका भेद है? वर्ण का। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं या ग्रेफीम कहते हैं। ओ किस प्रकार के वर्ण है? ये कंठोष्ठ है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। हिंदी में अग्र अवृत्ता का संवृत स्वर ध्वनि है ई। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? 33 हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। अब देखते हैं व्यंजन ध्वनियाँ। व्यंजन क्या होता है? तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, यानी मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्पर्श करने को
व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी कि बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है, तो इसमें स्वर जरूर होंगे। हिंदी में 33 व्यंजन है। क वर्ग में ये 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त में 5, प में 5, अंतस्थ में 4 होते हैं, ऊष्म में 4 होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या टोटल 33 होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं व्यंजनों को। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 7 होते हैं। कौन कौन से? एक कंठव्य व्यंजन होता है जो कि क, ख, ग, घ ये सारे ह तक आते हैं। तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, य, य, श। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ़, र, र, श। दंत व्यंजन त, थ, द, ध और न, ल, स। ये आपके दंत व्यंजन हैं। अब ये न, ल, स, न, ल, स ये संस्कृत भाषा में वर्तस्य व्यंजन होते हैं। वर्तस्य व्यंजन होते हैं न, ल और स। हिंदी भाषा में आकर के ये दंत हो गए हैं। संस्कृत में ये वत्सर हैं, लेकिन हिंदी में आकर ये दंत हो गए हैं। तो परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे गए विकल्पों के आधार पर आप आंसर देंगे। दंत या वत्स्य अगर दोनों आए तो वत्स्य को ही चुनिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो, ध्यान देने योग्य बात है, अगर दोनों दिया हो तो आप इसमें दोनों में से जो राइट होगा, जो जिनका ज़्यादा भार होगा वो वत्स्य है, तो ये सही होगा। तो 7 प्रकार के होते हैं, 4 हमने जान लिया। 5वां होस्ट व्यंजन जो प, फ, ब, भ, म ये होस्ट में आते हैं। नासिक के व्यंजन में ण, य, ड़ जो न साउंड कर रहा है वो नासिक के व्यंजन में आते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं वो मूर्धन्य नहीं समझते होंगे, वत्स नहीं समझते होंगे, दांत नहीं समझते होंगे, तो इसीलिए क्या किया गया है, इसमें एक डायग्राम बना दिया गया है आपके पूरे ऊपर का एरिया नेक तक, कि आप इसको समझ जाइए कि कहाँ कौन सी चीज़ होती है। तो इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे कि ये मूर्धा है। शायद आप नहीं भी परिचित होंगे। मूर्धा कौन सा है? ये मूर्धा, यहाँ से जो चीज़ साउंड कर रही है ऊपर तलवे में इधर, वो मूर्धा है। ये कठोर तालु है, ये एकदम कठोर, ये कंठ से जो निकल के आता है ये मूर्धा होता है, और जो यहाँ सबसे हमारे जो जीभ के ऊपर फील होता है ये कठोर तालु है। अब ये जो होठ के ऊपर यहाँ पे आता है वो वत्स्य है। ये जो दांत है और इधर होठ, समझ रहे हैं आप, जीभ जो निकल गया, जीवा हमारी, तो आप समझ ही गए होंगे। कोमल तालु पीछे की तरफ है। ठीक है। और ये आपके, अब कंठ से बात करेंगे तो ये स्वर तंत्र यहाँ से निकलता है, स्वर तंत्र जहाँ से स्वर निकलता है, तो ये श्वास नली है। और ये आपका जो है क्या है, ये संघर्षी या जिसको काकल्य बोलते हैं, जहाँ से हम ह बोल पाते हैं, ह साउंड निकलता है ना, ह वो साउंड। इसको आप जैसे कह दी कोबा, कोबा यहाँ से आ रहा है ना। ठीक है। श्वास नली समझ गए आप, जीव समझ गए, वत्स समझ गए आप, कठोर तालु समझ गए, कोमल तालु आप समझ गए। कोमल तालु कौन सा होता है? ये कोमल तालु है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो कौन स्थिति आप मुख्य समझ गए कि मूर्धन्य कहाँ से साउंड करेगा तो हम समझेंगे कि ये मूर्धन्य से समझ में आ रहा है। कहाँ से साउंड करेगा तो हम दंत समझेंगे, कहाँ से साउंड करेगा तो हम वत्स समझेंगे, कहाँ से साउंड करेगा तो हम स्वर तंत्र समझेंगे। समझ गए आप? तो चलिए अब शुरू किया जाए आगे का। ये कंठ और अब तो आप एक छोटे छोटे पार्ट में आप समझ गए। अब दो पार्ट को मिला करके भी हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि आप हिंदी में, हम इतना हिंदी बोलते हैं लेकिन क्या हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों को मिला करके हम चीज़ें बोल पा रहे हैं? तो चलिए समझिए। जो अंग हम बोलते हैं, अंग कंठ और नासिक को मिल करके बना है। नासिक के आप समझ रहे हैं कहाँ पे है? नासिक के जो है ये आपका पीछे का, आइए देख लीजिए यहाँ पे नासिक के कौन सा है। यहाँ पे तो दिया ही नहीं है नासिक के। कंठ और नासिक को मिला करके बनता है इधर नाक के पास में, तो इसीलिए हम इसको अंगा बोलते हैं, अंगा। ठीक है। कंठ और नासिक के से आवाज़ आ रही है। तालव्य और नासिक से य निकलता है। और मूर्धन्य, मूर्धन्य आप समझ रहे कहाँ पे है? जो हमारे ऊपर का, सबसे ऊपर के तलवे से जो निकल के आ रहे हैं वो मूर्धन्य। मूर्धन्य और नासिक से मिल करके अंग ड़ बन रहा है। न दंत और नासिक के से मिलके, और म ओष्ठ और नासिक के से मिलके। इन वर्णों, द्विस्थानी वर्ण कहते हैं इन वर्णों को। हिंदी में इनकी संख्या 5 होती है। और 7वां होता है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन व।
तो ये हम जीव के आधार पे बात किए। अब प्राणत्व के आधार पे व्यंजन की बात करेंगे। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। प्राण का अर्थ वायु होता है, यहाँ प्राण का अर्थ वायु से है। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व यानी कि अंतस्थ वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और साथ ही अंतस्थ वर्ण, यानी कुल मिलाकर के अल्प प्राण में कितने व्यंजन? 19 व्यंजन आते हैं। महाप्राण की बात करें तो इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अल्प प्राण से अधिक होती है। इसमें प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ग और आपके श, स, स, यानी ऊष्म वर्ण इन दोनों के आते हैं। तो मतलब कि महाप्राण में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 14 है। एक तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और उसके साथ ही ऊष्म वर्ण मिलकर के 14। अल्प ध्वनियों की संख्या 19 होती है और अनुस्वार को मिला करके, अनुस्वार स्वर को मिला के 11 मिला देंगे। अनुस्वार स्वर कितने होते हैं? 11, यानी 31 टोटल। 14 व्यंजन होते हैं इसमें महाप्राण ध्वनियों की संख्या में, और विसर्ग को मिला करके ये 15 हो गया। आगे समझते हैं अल्प प्राण और दीर्घ प्राण में जो अभी हम प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, पंचम वर्ग पढ़े हैं उनके बारे में। अल्प प्राण में जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग को मिला करके और साथ ही इसमें क्या जाना आपने? अंतस्थ वर्ण दोनों को मिला के होते हैं 19। तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग कौन कौन से हैं? क प्रथम, तृतीय ग और पंचम ड़, यानी टोटल अल्प प्राण में 3 होते हैं, महाप्राण में 2 होते हैं, द्वितीय और चतुर्थ वाले। अल्प प्राण में च, तृतीय में ज, पंचम में य, टोटल 3 हो गया। और महाप्राण में ये छ और ज 2 होते हैं। अल्प प्राण में ट, ड, ड़ 3 होते हैं, द्वितीय महाप्राण में 2 होते हैं। अल्प प्राण में प्रथम द, द्वितीय तृतीय, द्वितीय को छोड़ करके द्वितीय में आपका थ आ गया, और तृतीय द, पंचम न, चतुर्थ ध। तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ वाले महाप्राण में आते हैं और प्रथम, तृतीय और पंचम वाला आता है आपका अल्प प्राण में। तो य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ वर्ण प्लस अनुस्वार 1, टोटल 11 स्वर हो गया। और कुल ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 31 हो गई। वहीं श, स ऊष्म वर्ण को मिला करके ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, 1 विसर्ग, कुल ध्वनियाँ 15 होती हैं। तो अब हम वर्गीकरण देख रहे हैं किसके आधार पर? अब घोष, नाद, गूंज, झंकार, कंपन के आधार पर व्यंजन की बात करेंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, घोष और सघोष। अघोष और सघोष या घोष। अघोष यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो अघोष होता है। और प्रत्येक वर्ग के पंचम और द्वितीय वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के, जैसे प्रथम क और द्वितीय ख हो गया। तो प्रत्येक वर्ग के जैसे श, स, ये अघोष हो गया। वहीं सघोष की बात करें तो इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है, इसमें नहीं होता है कंपन, इसमें कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण इसमें आते हैं, और साथ ही य, र, ल, व, ह, अंग और अह होता है। ये सभी स्वर हैं, सघोष में आएंगे। अघोष ध्वनियों की संख्या 13 होती है, 13 व्यंजन इसमें होते हैं अघोष ध्वनियों में, और कुल ध्वनियों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 13 हो गई। तो और घोष ध्वनियों की संख्या कितना हो गया? 20, और अनुस्वार को ले लेंगे, विसर्ग ले लेंगे और 11 स्वर ले लेंगे, टोटल मिला करके 33 होते हैं। अघोष व्यंजन कौन कौन से हो गए? प्रथम आपने जाना, किसी भी वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय और वहीं सघोष में तृतीय, चतुर्थ और पंचम में आते हैं।